वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मूवी के अंदर आप में से किसी को ये सीन देखने मिला, क्योंकि मैं तो इस सीन का वेट कर रहा था पर मुझे ये सीन कहीं भी नजर नहीं आया। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि विक्टिम बस मैं ही था या मेरे जैसे और भी लोग हैं। सो वैसे तो मेरा इस फिल्म को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की पूरी तैयारी थी, पर ऑफिस वालों से शायद ये सहा नहीं गया, इसीलिए अचानक से वर्क ओवरलोड बढ़ाकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खैर वैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो हो या फिर सेकंड डे फर्स्ट शो हो, वकांडा फॉरएवर मिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। सो जैसे कि मैंने अपने पिछले बहुत से वीडियो में ऑलरेडी ये मेंशन कर चुका हूँ कि ब्लैक पैंथर का पहला पार्ट मुझे वाकई में बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। इसके क्लीन एक्शन, सिनेमेटोग्राफी, इसके बिल्कुल अनोखे म्यूजिक और ये सारी चीजें आईमैक्स में भाई बिल्कुल यादगार दिन बन गया था वो दिन। फिर उसके बाद से मुझे इसके सेकंड पार्ट का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार था और फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ब्लैक पैंथर लौट आया। ऑल्दो जिन दोनों ने ब्लैक पैंथर में लिटरली जान डाल दी थी वो दोनों ही इस फिल्म के लीड में नहीं थे, मींस सर चैडविक बॉसमैन और मिशेल जॉर्डन, जिसके कारण मैं अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम ही लेकर गया था। स्पेशली मार्वल की हाल ही में आई मूवीज के बाद से तो वैसे भी मैं अपना एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम ही रखता हूँ। सो इस मूवी का क्या है रिपोर्ट जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को कर ले लाइक और चैनल में अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें। मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। वैसे तो इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट से कहीं ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। टिचाला के बगैर भी इस फिल्म को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया। ऑफ कोर्स ब्लैक पैंथर की कमी तो खलती ही है, क्योंकि सूरी एज ए ब्लैक पैंथर को भी इसमें ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है और उसमें भी शायद काफी सारे एक्शन सीन्स को काटे गए हैं। कम से कम मुझे तो ये फील हुआ, पर ऑडियंस के लिए वो कोई इशू नहीं था। पर जो सबसे बड़ा इशू था वो था इसका डार्क टोन और अंडर वाटर सीन्स, जिसे 3D ग्लासेस में देखने के बाद तो ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता था। स्पेशली जब नेमोर को बताया गया तब तो समझ में ही नहीं आता था कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं। वैसे पहले लोग डीसी को काफी ट्रोल करते थे उनके इस डार्क टोन की वजह से, पर जिन्होंने ब्लैक एडम देखा होगा वो इस बात से 100% एग्री कर सकते हैं कि ब्लैक एडम का टोन डार्क होने के बावजूद उसकी विजिबिलिटी काफी अच्छी थी और सबसे बड़ी बात उसे बेवजह 3D में रिलीज नहीं किया गया था। पर अगर वकांडा फॉरएवर की बात करें तो जब भी डार्क सीन या अंडर वाटर सीन आता था तो यही ख्याल आता था कि अरे भाई इसकी क्या जरूरत थी। वैसे इसका अंदाजा मुझे पहले से ही था, इसीलिए मैं 2D ही प्रीफर कर रहा था, बट उसका ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड थिएटर में था जिसके कारण मुझे मजबूरी में 3D में जाना पड़ा। खैर वैसे थैंकफुली ओनली नेमोर वाला पार्ट ही ज्यादा डार्क था, बाकी तो फिर भी टॉलरेट किया जा सकता था। अब अगर ओवरऑल इसकी स्टोरी की बात करें तो इनिशियली जब ब्लैक पैंथर 2 की बात हो रही थी तब नेमोर वर्सेस ब्लैक पैंथर की एक बड़ी लड़ाई ही इसकी की पॉइंट थी, बट चैडविक सर के जाने के बाद वो इंस्टेड ऑफ कैरेक्टर को रिप्लेस करने वो एक्चुअल इवेंट को ही इस फिल्म का पार्ट बना दिए और फिर स्टोरी को उसके हिसाब से ही चेंज कर दिए। वैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है, बट वकांडा फॉरएवर के केस में ये काम कर गया। ऑल्दो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक्चुअल ब्लैक पैंथर वर्सेस नेमोर की लड़ाई देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता, जस्ट लाइक पिछले फिल्म में ब्लैक पैंथर वर्सेस किलमॉन्गर का देखने मिला था। बट जैसे कि इस फिल्म का टाइटल था वकांडा फॉरएवर, तो इसे वकांडा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया गया है, जहां वकांडा अब बिना किंग वाला वकांडा है। और सिंस जडाका ने उन सारे फ्लावर्स को जला डाला था जो किसी को ब्लैक पैंथर बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए काफी समय से वकांडा बिना प्रोटेक्टर के ही सरवाइव कर रहा था और इसके कारण दुनिया को इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आती है कि वो वहां से वाइब्रेनियम का डील कर सकते हैं। पर इसके साथ ही यहाँ एक और एंगल भी ऐड होता है, वो है नेमोर का, जो वकांडियन से एक्चुअल में दोस्ती करना चाहता था, पर एक छोटी सी गलतफहमी के चलते वो ही आपस में उलझ जाते हैं और कहानी इन्हीं 3 एंगल को लेकर आगे बढ़ती है। इन तीनों एंगल के अलावा इसमें नेमोर की ओरिजिन स्टोरी को भी एक्सप्लेन किया गया है, आयरन हार्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया और डोरा मिलाजे को इसमें मिडनाइट एंजल्स बना दिया गया। अब इतना सब कुछ एक ही फिल्म में होना इस फिल्म को थोड़ा फास्ट पेस्ड बनाता है, बट ट्रस्ट मी फिल्म कहीं भी जंप मारता हुआ फील नहीं करवाता। स्टोरी के अलावा मुझे ब्लैक पैंथर में जिस चीज का इंतजार रहता है वो है एक्शन के समय इसका
बैकग्राउंड म्यूजिक, वो जो ट्राइबल म्यूजिक और वकांडियन म्यूजिक को ब्लेंड करके जो एक परफेक्ट वकांडियन आउटपुट देते, वो वाकई में फिल्म को देखने का मजा दुगना कर देते हैं। वैसे लास्ट में एक जगह ऐसा होता है कि फिल्म जब बिल्कुल म्यूट हो जाता है और वहाँ किसी भी तरह का कोई सा भी म्यूजिक नहीं चलता और ना ही कोई SFX चलता है, बट फिर भी वो उस इमोशनल सीन में बिल्कुल फिट बैठता है। इन सब के बाद अब अगर इस फिल्म के मिड क्रेडिट और एंड क्रेडिट सीन की बात करें तो मैं आपका समय बचा देता हूँ। इस फिल्म में बस मिड क्रेडिट सीन ही है जो और कुछ नहीं बल्कि लास्ट का ही एक्सटेंडेड सीन होता है, पर इसमें एंड क्रेडिट सीन नहीं है। सो जस्ट इन केस मिड क्रेडिट सीन के बाद भी अगर आप वेट करने की सोचेंगे तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ आपका बस पोपट ही होगा। ऑल्दो कुछ कंट्रीज में इसका बहुत ही अच्छा यूज किया गया है एड दिखाकर, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये फिल्म आपको निराश नहीं करेगी। इसमें इमोशन, एक्शन, ड्रामा, थोड़ी बहुत कॉमेडी और एक्शन भी अच्छा खासा देखने मिलेगा और फेज 4 को ये फिल्म बहुत ही अच्छे तरीके से एंड करती है। वैसे जिसने इस फिल्म को देख लिया है उनका इस फिल्म को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।